डिप्टी सीएम बना दिया जाए, लेकिन डिप्टी सीएम भी अलग से आए, जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला। जी, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो बड़े चेहरे मोदी कैबिनेट से जो इस्तीफा दिला के मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था, जो काफी दिग्गज माने जाते हैं मध्य प्रदेश भाजपा के अंदर, उनको सभी को दरकिनार करते हुए जो मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल थे, उन चेहरों को भी एडजस्ट नहीं किया गया है। ये भी बहुत चौंकाने वाला निर्णय है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिल्कुल दो डिप्टी सीएम की अवधारणा फॉर्मूला यहां पर मध्य प्रदेश में लागू होगा, क्योंकि 163 विधायक जीत के आए 230 विधानसभा सीटों में से, और काफी वरिष्ठ भी जीत के आए हैं। तो दो डिप्टी सीएम में से एक दलित वर्ग का चेहरा है जगदीश देवड़ा, जो काफी अनुभवी है, मंदसौर जिले से आते हैं विधानसभा से चुनकर। तो वो वित्त मंत्री भी रहे शिवराज कैबिनेट में। उनको डिप्टी सीएम बनाए जाने की खबर है सूत्रों द्वारा। और साथ में राजेंद्र शुक्ला, जो कि काफी अनुभवी माने जाते हैं, मध्य प्रदेश के शिवराज कैबिनेट में काफी अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं, जैसे कि ऊर्जा मंत्रालय, खनिज मंत्रालय और जनसंपर्क मंत्रालय, और एक बार सांसद भी रह चुके हैं रीवा से। विंध्य इलाके से आते हैं। विंध्य में इस बार उनको 6 महीने पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार किया था शिवराज कैबिनेट का, तो उनमें उनको उस विस्तार में उनको मंत्री बनाया गया था। जनसंपर्क का उनको मंत्रालय का चार्ज दिया गया था। तो राजेंद्र शुक्ला एक ब्राह्मण वर्ग का, और साथ में विंध्य इलाके में एक बड़ा प्रभावी चेहरा माने जाते हैं। उन्हीं की बदौलत है कि विंध्य में इतना अच्छा परफॉर्म बीजेपी कर पाई है। तो उनको जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला दो डिप्टी सीएम के बनाए जाने की सूत्रों द्वारा खबर सामने आ रही है। और नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि विधानसभा अध्यक्ष बनाने की खबर सामने आ रही है। और मोहन यादव का तो निर्णय अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग और चौंकाने वाला है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मोहन यादव मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे। बिल्कुल। धनोज जी, स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। राजनीतिक विश्लेषक है धनोज जी। तमाम कयास लगाते रह गए, तमाम गणितज्ञ अपने गणित को बैठाते रह गए, लेकिन जब फैसला बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से आया तो वो एकदम चौंकाने वाला रहा। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया मध्य प्रदेश का। कौन सा गणित नजर आता है इसमें? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले बधाई देना चाहता हूँ। विश्लेषण तो होता रहेगा। 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। सियासत में सब कुछ मकबूल है। सियासत में सब कुछ मकबूल है, जनता को अच्छी सरकार कबूल है। अभी मैं सुन रहा था अपने साथी अभिनव चतुर्वेदी को और नागेंद्र जी को, ये लोग नागपुर की बात कर रहे थे, लेकिन जरा धैर्य से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री दिया गया है, वो झारखंड जीतने के लिए, उड़ीसा में अपनी वर्चस्व करने के लिए। और इनको यादव जी को बनाया गया है तो लालू यादव का मुंह बंद करने के लिए, नीतीश कुमार का मुंह बंद करने के लिए, और अखिलेश यादव का मुंह बंद करने के लिए। मैं कोई सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब वहां था तो मुझे मालूम था कि ऐसा ही होने वाला है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा, बल्कि किस तरह 2024 में बिहार का जो 40 सीट है, उस 40 सीट को यादव पर, जो लालू यादव एक करप्ट नेता को भगवान मानता है, तो उन तक संदेश दिया जा सके कि भाजपा जो है वो यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बना भी सकता है, और इसलिए बनाया। और उत्तर प्रदेश, क्योंकि अगर आप 2019 की बात करेंगे तो आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी को जो 10 सीट मिला था, उसमें सपा के वोट उसको ट्रांसफर हुआ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का जो यादव वर्ग है, उनको भी मैसेज है कि आप सिर्फ इन लोग के चक्कर में ना है, भाजपा यादव को भी उतना ही सम्मान देती है जितना वो अपने कोर वोट बनिया, ब्राह्मण। धनोज जी, क्या लगता है कि एक तीर से बीजेपी ने 2 निशाने खेल दिए हैं? एक तो यादव को आगे रखकर यादव वर्ग को साधने की कोशिश, और दूसरी तरफ जो सदन के पटल पर खड़े होकर भी राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी को लेकर मुद्दा उठाया कि इनके कितने अधिकारियों में ओबीसी हैं, तो उस ओबीसी को भी थोड़ा सा गिना दिया है कि देखिए हम भी प्रमुखता देते हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ
कि आप देखिए केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा करा के उनको स्पीकर, अगर मुख्यमंत्री बना तो मैं समझता उनको स्पीकर, क्योंकि आपको भी पता है कि स्पीकर के आगे मुख्यमंत्री भी नतमस्तक होते हैं सदन में। लेकिन यहाँ एक चीज नहीं, आज नरेंद्र मोदी ने इस कहावत को भी भेज दिया कि एक तीर से दो निशान होते हैं। उन्होंने कहा एक तीर से कई निशान होते हैं, एक तीर चलाने से कई निशान। जैसे प्रदेश को भी संभाला जा सकता है और प्रदेश के होने वाले लोकसभा सीट को भी संभाला जा सकता है, और पड़ोस में होने वाले जो राजनीति जातिवाद, परिवार जातिवाद, इन सबको भी खत्म किया जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा ईश्वर साहू, उनको उनके बेटा को मार दिया गया, तो न्याय के लिए वो तस्वीर लेके घूम रहा था, तो सबसे अलग हटकर अमित शाह ने उसको टिकट दिया, और टिकट ही नहीं दिया राणा जी, वो जाकर प्रचार किया और कहा कि भाजपा न्याय देती है, तो उनको विधायक बना दिया। तो आप देखिए मोहन यादव और आप देखिए कनेक्शन थोड़ा सा धर्म से जोड़कर इन बिल्कुल। लेकिन धनोज जी क्योंकि डिप्टी सीएम जो बनाया गया, जो कहा जा रहा था कि अगर जो नाम रेस में चल रहे थे कि अगर ये मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो इन्हीं में से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम के लिए भी अलग ही गणित बैठाया गया, जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला। मैं आपको वही तो मैं वही तो कह रहा था आपको कि ये एक तीर से कई शिकार किए गए। हाँ, आज विरोधी चुप है, एक भी विरोधी का नेता प्रेस के सामने आकर अलर बलर नहीं बोल रहा। मैं आपको क्या तो दिया, अभी लालू यादव चुप है, तेजस्वी यादव चुप है, नीतीश कुमार चुप है, अखिलेश यादव चुप है, तमाम चुप है। अब एक नजर डालना होगा आपको राजस्थान, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ कौन सी टीम चलती है, उससे भी पता चल जाएगा आपको। राजपूत सवाल जिसको बोलते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि 2024 क्योंकि कांग्रेस चुप जी। बिल्कुल धनोज जी, लौटूंगा, जरा बड़ी खबर आ रही है इसी बीच, एक और बड़ी खबर, मोहन यादव को मुख्यमंत्री का ताज, नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, उज्जैन दक्षिण से विधायक है मोहन यादव। शिवराज सिंह ने रखा मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव। सोचेगा कि जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे भी थे और लगभग 16.5 साल मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने ही मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा है, शिवराज सिंह चौहान ने। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव, शिवराज सिंह ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा है और नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर बनाया गया। यानी कि मध्य प्रदेश को नए चेहरे के तौर पर मोहन यादव का नाम मिल चुका है। अब किस तरह से पूरा गणितज्ञ या फिर राजनीति के गणित की कैसे समीकरण को बैठाया गया और कैसे जो सबसे बड़ा सवाल पूरे देश का था कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इन सभी राजनीतिक समीकरणों को सोल्व करते हुए उत्तर के रूप में दिया गया है मोहन यादव, प्रूफ इट करके। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र सिंह भी हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन मोहन यादव को मुख्यमंत्री का ताज, नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, विधायक दल की बैठक में शिवराज ने इस प्रस्ताव को रखा। 2013 में विधायक के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत की मोहन यादव ने। शिवराज सरकार में 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव। शिवराज की जगह मोहन यादव नए मुख्यमंत्री अब होंगे। विधायक दल की बैठक में शिवराज ने प्रस्ताव रखा, यानी कि 16.5 साल लगभग राज करने के बाद अब कमान मोहन यादव के हाथ में। मध्य प्रदेश की सत्ता की कुर्सी, उसके मुखिया की कुर्सी पर अब मोहन यादव विराजमान। विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने ही उनके नाम को रखा था कि इनको भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। यह प्रस्ताव उन्होंने ही रखा। बिल्कुल, और हमारे साथ जितेंद्र प्रताप जी,
जितेंद्र जी, कौन कौन से समीकरण नजर आते हैं, क्योंकि बेहद चौंकाने वाला तो ये रहा ही, तो ऐसे में अब कौन सा समीकरण नजर आता है कि मोहन यादव के नाम को आगे किया गया? देखिए, बीजेपी ने एक तीर से यहाँ पर कई निशाने साधे हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये यादव समाज से आते हैं और यादव समाज का लगभग मध्य प्रदेश के अंदर में 50 लाख से ज़्यादा की आबादी है और एक बहुत बड़ी आबादी मानी जाती है मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी वर्ग पे। जो शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी वर्ग से आते थे और ओबीसी वर्ग का जो एक बड़ा जो वोट बैंक था वो उनको शुरू से ही मिलते रहा है। लेकिन बीजेपी ने देखा है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर में खासकर कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों दलों से जो यादव समाज के जो लोग थे वो काफ़ी नाराज चल रहे थे। क्योंकि पिछले चुनाव में भी और इस बार के भी चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर यादव समाज के प्रत्याशियों को बहुत कम टिकट दी गई थी। इसको लेकर के यादव समाज में काफ़ी ज़्यादा नाराजगी थी और इस मुद्दे को लगभग जो है हर विधानसभा क्षेत्र में जहां भी अखिलेश यादव गए बार बार इस बात का जिक्र करते थे कि यादवों को जो है इन पार्टियों ने अनदेखी की है, यादव समाज को दरकिनार किया है बीजेपी और कांग्रेस ने। तो ऐसे में बीजेपी को लग रहा था कि अगर यही मुद्दा लोकसभा के अंदर में रहा तो कहीं ना कहीं लोकसभा के सीटों के ऊपर जो 50 लाख की जो आबादी है यादव समाज के मध्य प्रदेश के अंदर में उसका एक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार की भी बात करें तो ये भी यादव बहुल राज्य हैं और चूंकि अभी हिंदी हाट के रूप में गिनती हो रही है मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, तो बीजेपी एक मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है बिहार के अंदर में या अन्य स्टेट के अंदर में तो वहाँ भी मुख्यमंत्री या मंत्री यादव समाज से बनाए जाते हैं और यादव समाज जो है बीजेपी के लिए कोई अछूता नहीं है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें यह है वो है संघ के करीबी होना। संघ के करीबी हैं और उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में रहे हैं, मध्य प्रदेश कुश्ती और ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और गौर करने वाली है कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के अंदर में संघ के एक बहुत बड़े चेहरा थे और कट्टर हिंदुवादी नेता के रूप में उनकी छवि बनी हुई थी और जितने भी हिंदुवादी जो मुद्दे होते थे, राष्ट्रवादी मुद्दे होते थे, उस पर नरोत्तम मिश्रा खुल करके बयान देते थे। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा चूंकि चुनाव हार गए इसलिए अब वो सरकार में भी शामिल नहीं हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं संघ को एक ऐसे कट्टर हिंदुवादी नेता की जरूरत थी मध्य प्रदेश के अंदर में जो प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ प्रदेश के अंदर हिंदुत्व की आवाज को बुलंद रखे और समाज को जोड़ करके रखे। तो कई सारे ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं इस नाम के पीछे हैं जिसको लेकर के बीजेपी की ओर से सहमति बनाई गई होगी। राणा जी बिल्कुल, हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं। मैनुद्दीन एचएन जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से, और अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का भी स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। अमित जी, मोहन यादव का चेहरा तो एक तीर से कितने निशाने बीजेपी के? नहीं राणा साहब, मैं आपकी बात को सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करती है। ये समाज को एक साथ लेकर काम करने का काम करती है और समाज में एकजुटता बनी रहे उस दिशा में काम करती है। हम जातियों में बांटने का, जात पात की राजनीति हम ना कभी करते थे ना करते हैं। तो ये पहली बात। दूसरी बात, जो मोहन यादव जिस तरीके से अमित जी, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना ऐसे सवाल का जवाब देना और फिर इसको पाटना कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते। राजनीति मतलब जात पात ही है। नहीं राणा साहब, भारतीय जनता पार्टी अगर आप इतिहास देखें 2014 नहीं, मैं फिर देखिए, मैं अगर फिर बयान गिनाने पर आऊंगा तो फिर इस पूरी डिबेट उसी पर निकल जाएगी, तो इसलिए सीधा मैं सवाल पर ही आता हूं। बिल्कुल, मैं आपके सवाल का ही जवाब मैं देने जा रहा हूं कि जिस तरीके से उनका चयन हुआ है और वो शिवराज जी के साथ उन्होंने काम, जिस तरीके से उन्होंने शिवराज जी के कैबिनेट में वो रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उनके साथ काम किया हुआ है, तो निश्चित तौर पे एक विश्वास उनके लिए बनता है और जनता ने उनको जनादेश देकर चुना है, तो निश्चित तौर पे सबका समर्थन के साथ उनका चयन हुआ है और स्वागत है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है, जिस तरीके जो लेगेसी शिवराज सिंह जी छोड़कर जा रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी भार उन पर दिया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि वो इसका निर्वहन बहुत ही कुशलता के साथ करेंगे। बिल्कुल। मैनुद्दीन एचजे, मैं पहले एचएन बोल गया था। तो मैनुद्दीन जी, जो लगातार मुद्दे ये उठते रहे कि ओबीसी का ख्याल बीजेपी नहीं रखती है,
राहुल गांधी ने भी संसद के पटल पर कई बार ये मुद्दा उठाया कि ओबीसी के कितने अधिकारी हैं, सचिव हैं, तो अब तो उसका जवाब भी शायद ये दे दिया हो बीजेपी ने। के माध्यम से राणा जी के मुख्यमंत्री का चुनाव वो सीएलपी मीटिंग में उन्होंने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कास्ट पॉलिटिक्स बीजेपी के लिए नहीं है। ये हमेशा कास्ट पॉलिटिक्स करते ही आए हैं। 2024 का चुनाव जीतने के लिए एक कोई भी हद तक जा सकते हैं, ये हमने काफी बार देखा भी है। और जहां तक आज जो कैंडिडेट इन्होंने घोषित किया है मोहन यादव जी, जिसके आपके माध्यम से मुझे तो पता चल रहा है, तो शिवराज सिंह चौहान जी क्या बनेंगे? 16.5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। जिस तरह से अडवाणी जी को घर बटा दिया, उसी तरह शिवराज सिंह चौहान जी को भी घर बटाने का प्लान कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनके वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी हमारे बीजेपी की प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान जी तो को। मैनुद्दीन जी, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। अब अगर बीजेपी परिवर्तन कर रही है तो इसमें तकलीफ क्या है? नए लोगों को भी तो आने की जरूरत है। आप तो होना चाहिए। नहीं, मैं स्वागत करता हूं कि हर किसी को मौका जरूर मिलना चाहिए, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स कर चुनाव राजनीति जिस तरह से यादव के वोट लेने के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 2024 चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री बदला जाएगा, इससे मुझे पूर्ण विश्वास है। बीजेपी ये जरूर करेगी। चुनाव के बाद इनको हटाया जाएगा, किसी और को फिर मुख्यमंत्री बनाने की ये प्रयास में फिर दोबारा ये जरूर प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि भाजपा हमेशा चुनाव जीतने के लिए कोई भी रणतंत्र, कोई भी दाव पेश खेलने के लिए तैयार रहती है। ये बस एक चुनाव की राजनीति के लिए कैंडिडेट चुना गया है, ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल। धनोज जी, कास्ट पॉलिटिक्स और क्या 24 के बाद बदला जाएगा फिर से मुख्यमंत्री, जैसा एचजे साहब कह रहे हैं? नाम सही करवा दीजिए स्क्रीन पर। हाँ बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूं कि एक बार नाम ठीक कर दीजिए धनोज जी का। हाँ धनोज जी, तो आपके सवाल का जवाब। हाँ। मुझे अभी दोनों की बात सुनकर हंसी आ गई। हाँ। क्योंकि मैं टीवी पे था इसलिए हंस नहीं सकता जी। ये लोग जात की राजनीति थोड़े करते हैं, ये लोग तो धर्मात्मा आदमी है। कांग्रेस, बीजेपी, ये लोग तो धर्मात्मा है। अब बीजेपी, मोहन यादव कौन है? यादव को क्यों लाए? मैंने पहले कहा ना कि उसकी नजर बिहार पे है, उत्तर प्रदेश पे है। दूसरी बात, सबसे बड़ी नजर यह है कि विपक्ष का जो नेता एकजुट हो रहा है। अब इन चीजों से ये तमाम, कांग्रेस का भी मुंह बंद हो गया और नीतीश जी तो चुप्पे हो गए। हाँ। अब वो सोच रहे हैं कि भाई भाजपा ऐसे गुलटी मारता है जैसे इंडियन क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव, बॉलर को पता नहीं चलता है कि कौन सा बॉल छक्का होगा, चौका हो गया, बॉल हो जाएगा। समझ गए? तो वही है, 2024 को देखकर तीनों राज्य के मुख्यमंत्री तय किए गए। राजस्थान में भी देखिए ना, चौंकाने वाले आपको मिलेंगे। बिल्कुल, राजस्थान में भी ऐसे आदमी को लाएंगे, क्योंकि भाजपा को दो चीज बहुत जरूरी है। मोदी जी को जरूरी है दो चीज। एक, उनका पूजा पाठ आप देखते हैं। हाँ। उनके माथे पे पूरा लगा हुआ देखते हैं भस्म। हाँ। एकदम जैसे साधु संत तो भस्म लगाते हैं, तो पूरा भस्म लगाएंगे। तो इसलिए योगी जी ने कहा है बालकनाथ को कि आप मुख्यमंत्री हैं, तो ये 2 बना दिया, यहाँ यादव, वहां बना दिया 100, क्योंकि इनको आदिवासी का चाहिए। झारखंड में सीट चाहिए ना जी, और बिहार में भी कुछ आदिवासी है, उड़ीसा में भी आदिवासी है। अब यादव को बनाया, क्यों बनाया? कौन प्रस्ताव रखा? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पे लिखा कि राम राम। बहुत लोग कहा कि अभिवादन है, उनको पहले कह दिया गया कि आप मुख्यमंत्री नहीं हो। तो सबको पता, पूरे भारत को पता है ये लोग जात पात की राजनीति करते हैं। वोटिंग सेट कर रहे हैं कि कैसे यादव उत्तर प्रदेश में जो 10 सीट कम है, 10 सीट कम है, यानी 80 का आंकड़ा पे नजर है। बिहार में 40 सीट है। नीतीश जी के साथ मिलकर इन्होंने 39 जीता था। एक कांग्रेस किशनगंज, क्योंकि वहां कांग्रेस इसलिए जीता क्योंकि वहां मुसलमान बहुल है जी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, रुझान उत्तर प्रदेश, बिहार, ये दोनों 120 सीट, देश के प्रधानमंत्री की नजर 80 सीट और 40 सीट पर है।
इसलिए मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री का कुर्बानी तो देना ही था उनको जी। उन्होंने एक लोकप्रिय नेता को कुर्बान कर दिया और उनका कद बढ़ रहा था, लोकप्रिय कद। हो सकता था कि कल शिवराज सिंह चौहान को ही लोग कहने लगते कि प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जी। मोदी जी को इसलिए हटाना पड़ा शिवराज को कि एक तीर से कई शिकार करने थे। यादव का वोट चाहिए, उनके बराबर कद वाला कोई नेता नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान लोगों को गले लगाया बहुत अच्छे तरीके से, माँ बाप भी नहीं लगाते, तो बहुत खतरा था 2024 में। जैसे अभी एक मांग हो रही है कि गाय वाला को पीएम बनाया जाए, लेकिन मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि गाय वाले को पीएम बनाओ, ये लोग जो लिबरल लोग हैं वो सब इंडिया छोड़ देंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पहले से तय था कि मोदी जी यह देख रहे कि हम किस तरह हैट्रिक मारे। अब आ जाए कांग्रेस, हमारे मोदी जी के भी दुख है क्योंकि राहुल गांधी का सदस्यता जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, वो हीरो बन गए, सुपर हीरो। अपने नए नए दोस्तों का अपमान करना शुरू कर दिए। वो सोचा वाह अब तो हम ही हम है, अनिल इधर देखो कोई कम नहीं है। लेकिन राजनीति में दोस्त से ज्यादा खतरनाक नए दोस्त होते हैं जी। दोस्त मतलब जो पुराने दोस्त और नए दोस्त, दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होते नए दोस्त। क्योंकि नीतीश जी भी बाहें निगाहे प्रधानमंत्री का सपना देख रहे, वो अंदर खाने बोलते हैं अपने लोगों को, लेकिन मीडिया में आते हैं ना तो बोलते नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए प्रधानमंत्री। जब नहीं चाहिए प्रधानमंत्री इतनी मेहनत क्यों, बिल्कुल मेहनत क्यों कर रहे हो, इतना टारगेट क्यों बना रहे हो? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी इन सारे सिनेरियो को देखते हुए एक एक प्यादा बिछाना शुरू कर दिया और एक मैसेज यादव मुसलमान को देना शुरू कर दिया है। इस बार यादव की बारी है, हो सकता है कि झारखंड में मुस्लिम को बना दे मुख्यमंत्री, इसलिए मुसलमानों यादवों सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ। लेकिन देखना ये है कि यादव मुसलमान इस मैसेज को कितना कैच कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तकलीफ होगी, सपा को तकलीफ होगी, आरजेडी को तकलीफ होगी, नीतीश जी को तकलीफ होगी। क्योंकि मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो बिहार के डिप्टी सीएम है वो किसके बल पर कूद रहे, वो कहते देख लूंगा। उनको अब पता चल गया है कि देखा जाता है कैसे, देखा ऐसे जाता है कि वो अध्यक्ष नहीं बनाया, उसने सीधे मुख्यमंत्री बना दिया यादव। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र जी लगता है बिल्कुल बिल्कुल लौटता हूँ धनोज जी लौटता हूँ। ये मोहिउद्दीन ऐप जी का भी स्वरूप बदलेगा। हाँ बिल्कुल धनोज जी लौटूंगा। जितेंद्र जी जो नाम चल रहे थे उनमें भी नाम ओबीसी के थे, शिवराज सिंह चौहान से अलग भी, फिर उनको पीछे करने का कारण क्या रहा? देखिए स्टार्टिंग में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो शिवराज सिंह के नाम को लेकर के बीजेपी बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं दिख रही थी और उनको थोड़ा सा पीछे करके और नरेंद्र मोदी के चेहरा को वहाँ पर आगे बढ़ाया गया था। लेकिन जहाँ तक बात है कि सिर्फ यादव का ही नाम आगे क्यों होना और बाकी जो नाम ओबीसी में चल रहे थे उसका क्यों होना, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बीजेपी के पास जो शिवराज सिंह चौहान जिस समाज से आते हैं उस समाज का वोट बैंक ऑलरेडी पहले से बीजेपी के पास है। यादव समाज थोड़ा सा कटा हुआ था, नाराज चल रहा था क्योंकि उसके उम्मीदवारों की जो है बहुत कम संख्या थी बीजेपी के अंदर में। और इसके अलावा जो कमलनाथ ने बयान दिया था अखिलेश यादव के ऊपर, जो टिप्पणी उन्होंने की थी कि ये अखिलेश कौन है, ऐसे करके उनका आपत्तिजनक बयान जो उन्होंने दिया था, तो इसको भी लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही थी। तो बीजेपी ने एक जो तीर जो साधा हुआ है मोहन यादव के नाम को लेकर, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि कांग्रेस ने तो एक तरीके से अखिलेश यादव का अपमान करके यादव समाज को नाराज कर दिया और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा टिकट यादव समाज के प्रत्याशियों को नहीं दिया। एक बड़ा फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर उत्तर प्रदेश के, लेकिन जो अन्य प्रत्याशियों के नाम चल रहे थे उसमें जो ओबीसी के थे उनका कहीं ना कहीं संबंध नागपुर से या संघ से उतना करीब नहीं था जितना कि मोहन यादव का है।
क्योंकि मोहन यादव थोड़ा विवादों में भी रहते हैं, अक्सर कई सारे ऐसे अमर्यादित बयान भी कई बार दे जाते हैं जो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती है। जैसे अक्सर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के अंदर में बयानबाजी करते थे और पार्टी को कई बार अपने आप को अलग करना पड़ता था। तो यानी बीजेपी को जो एक कट्टर चेहरा चाहिए, जो पार्टी को हिंदुत्व वाले जो वर्कर्स हैं, कैडर्स हैं, उनको बांधे रखे, साथ ही साथ जो एक कास्ट फैक्टर जो सभी पार्टियों के लिए, अभी जो राजनीतिक विश्लेषक जो कह रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस जो है जात पात की राजनीति करती है, आज के समय में कोई भी दल या कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है कि जो क्षेत्रीय दलों की राजनीति, छत्रपों की राजनीति नहीं करता हो। जो भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, मायावती हो, बिहार के अंदर में आरजेडी हो, जेडीयू हो या ओवैसी हो, सभी को अपने अपने कास्ट को वहाँ पर जरूर जो है ध्यान में रख करके और ये अपनी अपनी राजनीति जो है वहाँ पर करते हैं। जबकि विकीलीक्स ने जो खुलासा किया था अभी 4-5 साल पहले, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत हंगामा किया था लोकसभा के अंदर में, और कई दिनों तक जो है सदन बाधित रहा था आर्म्स डील के मुद्दे पर। उसी विकीलीक्स ने खुलासा किया था कि कांग्रेस पार्टी जात पात और धर्म की राजनीति करती है। तो इस प्रकार से अगर जो आरोप लगाया जाता है कि बार बार की बीजेपी जात पात की राजनीति करती है, या जो आरजेडी करती है, या जो बसपा या सपा करती है, तो कोई भी राजनीतिक दल आज के समय में दूध के धुले हुए नहीं है। खासकर कास्ट फैक्टर को लेकर के अगर देखें तो हर कोई अपना अपना जो सियासत है वो कहीं ना कहीं उसका जो कास्ट है, कास्ट फैक्टर है, कास्ट वोट बैंक है, उसके ऊपर ही केंद्रित रख करके और अपनी राजनीतिक सत्ता को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी, क्या लगता है कि बाकियों का संपर्क संघ से कम था, इसीलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे दूर हो गई, और मोहन यादव उसके नजदीक थे, इसीलिए उनके लिए कुर्सी पास हो गई, और फिर शिवराज सिंह चौहान, वो भी संघ के करीबी, पर्यवेक्षक के तौर पर मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, वो भी संघ के करीबी। नहीं राणा साहब, अगर देखिए तोमर जी को बना दिया जाता तो आप कहते कि तोमर समाज को साधने के लिए बनाया गया है, अगर किसी और को बना दिया जाता तो आप कहते कि उस समाज को साधने के लिए बना। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जात पात से नहीं होती है, समाज का समावेश, हर समाज में हर व्यक्ति का उसमें भागीदारी हो, उस विचार को लेकर करती है। जो एकता में अनेकता में एकता की बात कहते हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होती है, अनेकता में एकता की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी उस एकता के भाव को लेकर चलती है। पहले वही स्पष्ट करो। जहां तक रही मनोज जी की चयन की बात, तो मनोज जी का जो चयन हुआ है वो निश्चित तौर पे उनके क्रेडेंशियल्स को देखते हुए, उनके कार्य प्रणाली को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि 15 साल का जो कार्यकाल रहा है शिवराज सिंह जी का, उसका 20 साल का जो कार्यकाल रहा है लगभग, उसका एक बहुत बड़ा भार उनके कंधों पे रहेगा कि किस तरीके से उसको आगे लेकर जाया जा सके। और इसी को देखते हुए, वरना देखिए जिस तरीके से आप देखिए अभी बहुत सारी बातें हुई कि जैसे धर्म जी का विश्लेषण मैंने सुना, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं मनोहर कहानियां सुन रहा हूँ, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो उनका आकलन है और वो स्वतंत्र है, वो अपने विश्लेषण के लिए। पर जो भी फैसला लिया गया है वो जनता को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, जनता के हित को देख के, और जो जनता के लिए काम कर सकेगा उस तरीके का चयन हुआ। और मेरा क्योंकि नहीं अमित जी, अगर कास्ट की राजनीति नहीं होती तो फिर जो बाकी नाम चल रहे थे वो तो उनसे बहुत बड़े थे, काम को लेकर भी और नाम को लेकर भी। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर हम शिवराज को हटाकर भी बात करें तब भी। देखिए सबकी अपनी भूमिका है, और भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की अपनी अपनी भूमिका होती है। जितने भी आपने नाम लिए, उनकी निश्चित तौर पे आने वाले समय में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। समय का इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और जहां तक रही आज की मध्य प्रदेश के में जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, तो वो निश्चित तौर पे हम उनका कार्यकाल भी जो होगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे कैसा रहा। लेकिन जितने भी आप एचजे साहब के बयान से आप कितने सहमत हैं? उनका कहना है कि ये सिर्फ 24 तक के लिए है, 24 के बाद फिर से मुख्यमंत्री बदलेंगे। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस अपनी कपोल कल्पना की दुनिया में जी रही है, उसका धरातल से कोई जुड़ाव नहीं है। धरातल जैसा कि मोदी जी ने पहले भी एक बार कहा था कि कांग्रेस को इस बात का पता ही नहीं है कि उसके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है।
तो कांग्रेस की वही हालत हो गई है। जिस तरीके से आप देखिए तेलंगाना जीत कर आए और उस जीत की घमंड में वहाँ के जो चिदम्बरम के बेटे हैं वो क्या लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, द साउथ गौ, उनके सहयोगी डीएमके के सहयोगी क्या कहते हैं, गौ मूत्रा स्टेट। तो जिस तरीके से सनातन को खत्म करने की बात हो, जो क्षेत्र है नॉर्थ और साउथ में एक डिवाइड क्रिएट करने की बात हो, डिवाइड ही नहीं बल्कि नफरत का बीज बोने का काम अगर कर रही है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है और इसका जवाब मिलेगा। जिस तरीके से नॉर्थ और साउथ के बीच में एक हम बात करते हैं तमिल काशी संगमम की, हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की, तो हम एक यूनिटी की बात करते हैं, हम एक साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम सबकी भागीदारी के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं। पर ये नफरत का बीज बोते हैं, ये जातिवाद, जातियों में पूरे देश बांटना चाहते हैं, नॉर्थ और साउथ में नफरत का बीज बोना चाहते हैं। ठीक है, तो इनकी कल्पना पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। एचजे साहब, सिर्फ आप कोरी कल्पना रखते हैं बातों को लेकर और जमीन आपकी बची नहीं। कांग्रेस को जमीनी हकीकत पता नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक के चुनाव में गली गली घूम रहे थे, लंबे लंबे रैलियां कर रहे थे, सड़कों पे घूम रहे थे, जहां पर लोग भी उनको देखने के लिए नहीं आए, जिसको विश्व नेता कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं, ये सब बीजेपी ने उनको इतने इतने बड़े टाइटल दिए। आप तो बड़े पुराने में चले गए, अभी 5 राज्यों की बात कर ले। 5 राज्यों में हाल ही में ही चुनाव हुआ ना। जहां तक साउथ की बात होती है, साउथ कर्नाटक भी साउथ में ही आता है, तेलंगाना भी साउथ में आता है। आज साउथ में बीजेपी का नामो निशान नहीं है। जहां तक बात है साउथ और वेस्ट और नॉर्थ, ऐसी बात कर रहे हैं एचजे साहब, तेलंगाना में 1 सीट से 8 सीट पर बढ़त बना ली है और आप कह रहे हैं कि नामो निशान नहीं बचा। बढ़त तो समझिए आप। देखिए, हमारी सरकार हिमाचल में भी है, हमारी सरकार साउथ में कर्नाटक में भी है। जहां तक बात है 5 राज्यों के चुनाव में हमने एक राज्य जीता है, अच्छे तौर पर जीता है। एचजे साहब, मैं लौटूंगा जरा एक बार मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं नाम का ऐलान होने के बाद, एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर के और आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। आभार जताया है शीर्ष नेतृत्व का मोहन यादव ने और उन्होंने कहा कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उसके लिए आभार। एचजे साहब, क्या आपको लगता है कि अगर यही परिवर्तन आपने पिछले चुनाव में राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया होता तो शायद इतनी बुरी स्थिति नहीं होती? निश्चित तौर पे जो भी हमारे आला कमान थे उन्होंने काफी सारा अच्छा प्रयास किया। जो भी जनता का जो निर्णय है सर आंखों पे है, हम उसको सुधारेंगे जरूर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जनता से जुड़े नहीं है, कि जनता के बीच में गए नहीं। हमने पूरा प्रयास किया। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल ये था कि अगर जो मांग पहले उठी थी राजस्थान में सचिन पायलट के लिए और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, अगर ये प्रकृति का नियम परिवर्तन वाला आप समझ जाते तो शायद आज स्थिति अलग होती कांग्रेस की दोनों राज्यों में। मुख्यमंत्री जब भी किसी को घोषणा की जाती है तो पूरा पीरियड 5 साल के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल के लिए किया जाता है। ये सरकार गिराना, सरकार मुख्यमंत्री बदलना, ये भाजपा में मैं भी पूरे 5 साल की ही बात कर रहा हूं, मैं भी पूरे 5 साल की ही बात कर रहा हूं। 5 साल में कोई बदलाव हम नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि 5 साल नहीं, मैं तो स्टार्टिंग की ही बात कर रहा हूं कि स्टार्टिंग से ही ये मांग रही राजस्थान में कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, मध्य प्रदेश में था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे, और खबरें ये भी थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समर्थन में भी थे। चुने हुए प्रतिनिधि बनाते हैं, आप और हम मिलकर बैठ के नहीं बना सकते। मैंने सवाल किया, मैं चुनने की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो क्या, ये तो सवाल किया मैंने, जो आपकी पार्टी के भीतर से खबरें आ रही थी उन पर सवाल था ये मेरा। पार्टी के अंदर और आप कह रहे हैं कि बीच में हम मुख्यमंत्री नहीं बदलते हैं, तो ये वादा आपने छत्तीसगढ़ में भी किया था कि 5 साल भूपेश बघेल रहेंगे, 2.5 साल भूपेश बघेल रहेंगे और 2.5 साल रहेंगे टीएस सिंहदेव। आपको आने का पूरा प्रयास हुआ जिसमें वो असफल रहे। पूरा 5 साल हमने अच्छी सरकार की, वहां पर लोगों की सेवा की। हाँ, लोगों ने इस बार भाजपा को चुना। तो ये बात तो आपकी पार्टी के भीतर से आई थी ना कि 2.5 साल का रखेंगे, 2.5 साल भूपेश बघेल चलाएंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव चलाएंगे। कहीं घोषणा किया था हमने? कोई पत्र जारी किया? पार्टी के अंदर की खबरें हैं ये,
अब या तो आप यहाँ बदल लीजिए बात को। क्या है, करना पत्र दिया है, न घोषणा किया है कि कोई 2.5 साल वो रहेंगे, 2.5 साल ये रहेंगे, कभी ऐसी घोषणा नहीं हुई। ये प्रोपेगेंडा था, ये कहीं ना कहीं ये गोदी मीडिया में ये सब फैलाया गया है ताकि सरकार को गिराने में वो सफल रहे, लेकिन वो असफल रहे। पूरी 5 साल की सरकार छत्तीसगढ़ में चली, पूरी 5 साल की सरकार राजस्थान में चले। ठीक है धनोज जी, हाँ ठीक है, लौटता हूँ अच्छी साहब। धनोज जी, क्या लगता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इस बात को बीजेपी तो समझती है और कांग्रेस को समझने की जरूरत है, और समझा होता तो फिर नतीजे अलग होते। बहुत अच्छा आपने कहा। हमारे एचजे साहब को देखिए, जब सुधार की बात समझ नहीं पाते हैं। भाजपा शुरू से एक्सपेरिमेंट करती आ रही है। चाहे आप जैसे कांग्रेस के लोग कहते हैं आडवाणी को साइड कर दिया, आडवाणी जी भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। उनको हटाकर मोदी जी को लाया गया क्योंकि भाजपा को लगा मोदी ही जीतेंगे। जैसे ये कहते ना कि कांग्रेस वाले या मान लीजिए आरजेडी कहते फलना वाले, तो उनको लगा। अभी अमित तिवारी जी है, छोटा भाई है मेरा, बहुत प्यारा इंसान है, दिल के भी अच्छे इंसान है और भाजपा में काम करे। कल को ये भी हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन वो कह रहे थे कि आप मनोहर कहानियां सुनाते हैं। ऐसा भाजपा में ही देखने को मिलता है। लेकिन कांग्रेस में युवा हताश है क्योंकि युवा को अध्यक्ष तो बना देते हैं, चुनाव भी जीत जाते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना होता है तो किसी बुजुर्ग को लाके खड़ा कर देते हैं। तो समझना इन लोगों को भी है, लेकिन भाजपा को इनसे थोड़ा नुकसान भी होगा। नुकसान क्या होगा? जो बड़े बुजुर्ग लीडर हैं जिनका अपना एक एरिया वाइज पकड़ होता है, अगर यही मोहन यादव उनकी बात को नहीं सुने या उनका अनादर कर दिए तो 2024 में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बहुत सारी पार्टियां हैं, अभी एक चेहरा नजर आया मुझे कि एक नेता, नाम नहीं लूंगा, वो एक दलित नेता के साथ नजर आया जो कांग्रेस के नेता है। शादी में गए थे और कांग्रेस के लोग उसको हाशिए पे रख दिया, तो उन्होंने अपने सोशल साइट से वो फोटो 4-4 फोटो डाल दिए। देखो भैया, मेरे लिए तो रास्ता है, तुम अपने लिए रास्ता ढूंढो। कांग्रेस को भी समझना है कि युवाओं की बात करते हैं, लेकिन युवाओं को कमान नहीं देते, युवाओं को अध्यक्ष बनाए, ले आते खड़गे साहब को जो 80 साल के हैं। अरे ससुर, अब युवा लाते, युवा अध्यक्ष बनाते तो युवाओं का रुझान होता, युवा लोग चलते समझते। मैं ये नहीं कहता हूं कि कांग्रेस में ये सब चीज नहीं चल रहा, जरूर चल रहा होगा, लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस कहती है भाजपा को हटाएगी तो कांग्रेस ही हटाएगी, तो कांग्रेस को भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, गांधी परिवार से किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि गांधी परिवार जिस दिन किनारा हो जाएगा कांग्रेस से, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल। धनोज जी, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, राजभवन पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, राजभवन पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज ने राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। शिवराज सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और इसके बाद अब इस तारीख का भी ऐलान होगा कि आखिर नए मुख्यमंत्री मोहन यादव कब शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे और उसके बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल धनोज जी, ये जो परिवर्तन की बात मैं कर रहा था और जिस तरह से अब नाम का ऐलान मध्य प्रदेश में किया गया, क्या नैरेटिव सेट कर रही है बीजेपी और क्या संदेश इससे पूरे देश में जाता है? वही है जो धाकर लीडर के बीच मोहन यादव जी का आना यह संकेत है कि 2024 में देखिए वोट प्रतिशत बढ़ाना है। मोदी जी बार एक, अमित शाह भी कई बार बिहार आए, उनके भाषण को गौर से सुनिए। बिहार में उन सीटों पर ध्यान केंद्रित है जहां बहुत ही कमजोर है भाजपा, जहां जीत नहीं पाई, तो वहां वोटों की प्रतिशत देखिए किस जात की वोट है। ऐसे में एक जाति सर्वे को लाना नीतीश कुमार जी, और उसमें वो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन वो भी पिछड़ रहे, कह रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे।
सेट करना पड़ेगा। देखिए भाजपा पूरे देश को संदेश दे चुका है, बिल्कुल हम जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए जो भी प्रयास है वो हम कर रहे हैं। अगर यादव वर्ग नाराज है तो हम लोग मुख्यमंत्री दे दिए जी। अब मुस्लिम वर्ग नाराज है तो मैं तो कह रहा हूं आज आपके चैनल पर झारखंड है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और मुझे लगता है जैसा भाषण दे रहे हैं तो होगा, कुछ न कुछ होगा, लेकिन बिल्कुल सभी दल को परिवर्तन स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। जितेंद्र जी, जातिगत जनगणना की काट कहें से? अन्य जातिगत जनगणना का काट तो इसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना अगर काम आया होता तो कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी की भी बढ़ी होती और कुछ उसके सहयोगी दलों की भी सीटें बढ़ी होती। इस पूरे चुनाव में जातिगत जनगणना पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। बार बार राहुल गांधी, लेकिन जिस तरह से आरोप कांग्रेस या बाकी लोग लगा रहे थे, या फिर जिस तरह के बयान थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, तो ये उसका जवाब दे दिया गया। बसपा का नारा है और अब कांग्रेस और बाकी दल भी इसको जो है अपना रहे हैं, चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो। लेकिन एक समय में काशीराम इस नारे को दिया करते थे, बाद में मायावती भी इस नारे को जो है लेकर के सामने आई कि जिसकी जितनी जो है हिस्सेदारी उसकी उतनी जो है खातिरदारी, इस तरीके से करते थे ये लोग नारेबाजी। लेकिन अभी जो मैनुद्दीन एचजे जो अभी कह रहे थे कि बीजेपी का तो सरकार को गिराने बर्खास्त करने का पुराना जो है इस तरह का काम रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है सरकार को जोड़ने, तोड़ने, गिराने या बर्खास्त करने को लेकर के, अब तक के भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी भी दलों का ऐसा इतिहास नहीं रहा है। अगर एक साथ 5 राज्यों की सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त कर दिया था बाबरी कांड के बाद से, इसके अलावा और भी राज्यों में जिस प्रकार से पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने कई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया, केंद्र में कई सरकारों को गिराने का काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार से लेकर के कई सारी सरकारों को, बीपी सिंह की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने गिराने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी के सरकारों को गिराने की बात हो या जोड़ तोड़ को या विधायकों या हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बनाने की बात हो, एक लंबा इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा हो। इसलिए जो कांग्रेस को लगता है जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और इसमें सिर्फ जो है बीजेपी का नाम कहीं जिक्र करना हमें लगता है कि ज्यादा उचित यहाँ पे नहीं होगा। बिल्कुल। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब ऐसे में मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है मोहन यादव के तौर पर, फिर उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जताया इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए। अब ऐसे में इंतजार है सभी को कि आखिर राजस्थान का मुखिया कौन होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।